नमस्कार। बिजनेस की दुनिया में आपने अक्सर सुना होगा, कुछ कंपनियां बस ठीक ठाक चलती रहती हैं और कुछ आसमान छू लेती हैं, ग्रेट बन जाती हैं। हाँ, ये तो है। पर ये होता कैसे है? मतलब क्या कोई राज है? जिम कॉलिंस की मशहूर किताब है गुड टू ग्रेट, वो इसी बड़े सवाल का जवाब देने का दावा करती है। तो आज हम इसी किताब के पन्नों को पलटेंगे, इसके जो मुख्य विचार हैं उनको समझेंगे, बिल्कुल। देखेंगे कि ये इतनी हिट क्यों हुई, और साथ ही इस पर जो सवाल उठे हैं उन पर भी थोड़ी बात करेंगे। हाँ, वो भी जरूरी है। इसके लिए हमने किताब तो पढ़ी, साथ में विकिपीडिया, मीडियम, बिजनेस इनसाइडर जैसे कई स्रोतों को भी खंगारा है। तो चलिए पता लगाते हैं कि अच्छा होने से महान बनने तक का सफर कैसा होता है। अच्छा, तो शुरुआत कहाँ से हुई? कॉलिंस और उनकी टीम ने एक बड़ा काम शुरू किया था। हाँ, काफी बड़ा रिसर्च था उनका। उन्होंने हजारों कंपनियों को देखा और उनमें से 11 ऐसी कंपनियां चुनी जिन्होंने मतलब कमाल ही कर दिया था। लगातार 15 सालों तक शेयर बाजार के औसत रिटर्न को 3 गुना से भी ज्यादा पीछे छोड़ दिया था। ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, मकसद साफ था। इन गजब की कंपनियों में ऐसा क्या खास था जो बाकियों में नहीं था? और इस खोजबीन से निकले कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज। सबसे पहले बात करते हैं लेवल 5 लीडरशिप की। ये क्या भला है? सुनने में तो किसी वीडियो गेम के लेवल जैसा लगता है। हाँ, है तो दिलचस्प नाम, पर ये किसी करिश्माई सुपर हीरो जैसे लीडर की बात नहीं है। असल में ये उसका उल्टा है। उल्टा कैसे? लेवल 5 लीडर वो होते हैं जिनमें 2 कमाल की चीजें एक साथ मिलती हैं। एक तो गहरी विनम्रता, मतलब ह्यूमिलिटी, और दूसरी मजबूत प्रोफेशनल इच्छा शक्ति, प्रोफेशनल विल, मतलब वो खुद को आगे नहीं रखते, कंपनी को रखते हैं। अच्छा। बाहर से शायद शांत और शर्मीले दिखें, लेकिन अंदर कंपनी को महान बनाने का फौलादी इरादा होता है। ये वो लोग हैं जो खिड़की से बाहर देखकर सफलता का श्रेय टीम को देते हैं और आईने में देखकर असफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। वाह, ये तो वाकई उस लीडर की छवि से बिल्कुल अलग है जो हम अक्सर टीवी पे या न्यूज में देखते हैं, जो हमेशा स्पॉटलाइट में रहना चाहता है। बिल्कुल। तो ये विनम्रता और इरादे का अनोखा मेल, यही है लेवल 5 लीडर। अच्छा, और इसके बाद आता है एक और मशहूर कॉन्सेप्ट, हेजहॉग कॉन्सेप्ट। हेजहॉग मतलब शाही? हाँ, शाही। ये नाम एक पुरानी कहानी से आया है जिसमें चालाक लोमड़ी रोज शाही को पकड़ने की नई तरकीब सोचती है, पर शाही उसे बस एक ही चीज पता है। क्या? खतरा महसूस होने पर कांटों का गोला बन जाना, और वो हर बार बच निकलता है। अच्छा, तो कहानी का सबक यह है कि बहुत सारी अलग अलग चीजें जानने से अच्छा है एक बड़ी चीज अच्छे से जानना। कंपनियों के लिए इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल। कॉलिंस कहते हैं कि महान कंपनियों को 3 सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं, और जहां ये तीनों जवाब मिलते हैं वही उनका हेजहॉग कॉन्सेप्ट है। 3 सवाल कौन से? पहला, आप किस चीज में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, मतलब सिर्फ अच्छे नहीं, बेस्ट। बेस्ट। दूसरा, आपका आर्थिक इंजन क्या है, यानी आप असल में कैसे लगातार मुनाफा कमाते हैं और किस एक मेट्रिक पर फोकस करके आप उसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा, आप किस चीज के प्रति गहरे जुनून से भरे हैं, आपके लोग किस काम को करना पसंद करते हैं, उसमें उनका दिल लगता है। तो मतलब जिसमें आप बेस्ट हो सकते हैं, जिससे पैसा बनता है और जिसे करने में मजा आता है, इन तीनों का संगम। एग्जैक्टली, वही स्वीट स्पॉट। सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या कंपनियां इसे आसानी से ढूंढ पाती हैं? कहीं ये जरूरत से ज्यादा आसान बनाना तो नहीं? मतलब क्या ये इतना सिंपल है? सवाल अच्छा है। ये सीधा जरूर लगता है, पर इसे ढूंढना आसान नहीं होता। इसमें वक्त लगता है, गहरी सोच लगती है, कई बार बहुत बहस भी होती है। हाँ, वो तो हो गई। लेकिन इसका फायदा ये है कि ये कंपनियों को भटकाव से बचाता है। आजकल कंपनियां 100 अलग अलग चीजें करने की कोशिश करती हैं, है ना? बिल्कुल। हर नई चमकती चीज के पीछे भागते हैं। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है रुको, अपनी उस एक चीज पर फोकस करो जिसमें तुम सच में महान बन सकते हो। ये सरलीकरण नहीं, बल्कि फोकस लाने का एक शक्तिशाली तरीका है। फोकस। हाँ, ये समझ आता है। और ये फोकस वाली बात सीधे जुड़ती है शायद कॉलिंस के अगले आइडिया से, जो है अनुशासित लोग, अनुशासित सोच और अनुशासित एक्शन। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये तीनों जुड़े हुए हैं। इसका मतलब एक सीधा सा क्रम है। कॉलिंस कहते हैं महान कंपनियां पहले क्या करना है ये नहीं सोचती, बल्कि पहले कौन साथ होगा ये सोचती हैं। अच्छा, पहले कौन फिर क्या, सुना है ये? हाँ, वही। तो पहला कदम है अनुशासित लोग,
यानी ऐसे सेल्फ मोटिवेटेड लोग टीम में लाओ जिन्हें ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत ना पड़े, जो जिम्मेदार हों। ठीक। फिर अनुशासित सोच। इन सही लोगों के साथ मिलकर कड़वी से कड़वी सच्चाई का सामना करो। आंकड़े क्या कहते हैं, असलियत क्या है, बिना किसी बहाने के उसे देखो। इसको वो कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स कहते हैं। मुश्किल होता होगा ये। बिल्कुल। और आखिर में अनुशासित एक्शन। जब आपके पास सही लोग हों और आप सच्चाई जानते हो, तब अपने हेजहॉग कॉन्सेप्ट के हिसाब से लगातार बिना भटके अनुशासन के साथ काम करते रहो। तो ये एक तरह का चक्र हुआ, सही लोग, सही सोच और फिर लगातार सही काम। यहाँ अनुशासन का मतलब कहीं बोरिंग रूल्स या नौकरशाही तो नहीं? क्योंकि अनुशासन शब्द सुनते ही वही दिमाग में आता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉलिन साफ करते हैं कि यहाँ अनुशासन का मतलब नियमों की सख्ती नहीं, बल्कि विचारों में स्पष्टता, लोगों में अंदरूनी जिम्मेदारी और काम में निरंतरता, मतलब कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी। हाँ, ये वो कल्चर है जहां लोग खुद से प्रेरित होकर सही काम करते हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं, न कि इसलिए कि उन पर कोई नियम थोपा गया है। ये सेल्फ डिसिप्लिन है, थोपा हुआ नहीं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी। और इसी लगातार कोशिश से जुड़ा है शायद सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट, फ्लाईव्हील इफेक्ट। ये क्या है? हाँ, ये समझना काफी मजेदार है। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े भारी लोहे के चक्के की, फ्लाईव्हील। आप उसे धक्का देना शुरू करते हैं। शुरू में बहुत जोर लगता है ना, वो इंच भर भी नहीं हिलता शायद। हाँ, बिल्कुल। आप और जोर लगाते हैं, थोड़ा और, धीरे धीरे वो हिलना शुरू होता है। आप लगातार धक्का देते रहते हैं और वो घूमने लगता है। पहले धीरे, फिर थोड़ा तेज, फिर और तेज। और फिर वो अपनी ही रफ्तार पकड़ लेता है। बिल्कुल। और कुछ देर बाद वो इतनी रफ्तार पकड़ लेता है कि अब उसे रोकना मुश्किल है। यही फ्लाईव्हील इफेक्ट है। समझ गया। तो जैसे एक बड़ा पहिया धीरे धीरे घूमना शुरू करता है और फिर अपनी ही गति से घूमता रहता है। कंपनियों के साथ भी ऐसा है। एग्जैक्टली। कॉलिन्स कहते हैं महान कंपनियां ऐसी ही बनती हैं। कोई एक बड़ा धमाका, कोई रातों रात वाला चमत्कार नहीं होता। अच्छा, सबको लगता है कि कोई एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ होगा। हाँ, बाहर से ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में वो लगातार सही दिशा में किए गए छोटे छोटे अनुशासन भरे प्रयासों से धीरे धीरे गति बनती है। हर सही फैसला, हर अनुशासन भरा एक्शन उस फ्लाईव्हील को थोड़ा और धक्का देता है। और सालों बाद लोग बाहर से देखते हैं और कहते हैं, अरे ये कंपनी तो रातों रात सफल हो गई, जबकि असल में वो सालों की लगातार कंसिस्टेंट मेहनत का नतीजा होता है। ये बात तो सोचने वाली है। आजकल जहां हर कोई तुरंत नतीजों के पीछे भाग रहा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वहां ये फ्लाईव्हील वाला आइडिया तो बिल्कुल उल्टा है। धीमी लगातार मेहनत। हाँ, और यही शायद सबसे मुश्किल भी है। धैर्य रखना पड़ता है। सही। लेकिन फ्लाईव्हील जब घूमने लगता है तो उसका मोमेंटम जबरदस्त होता है। और जैसे ये सकारात्मक मोमेंटम होता है, वैसे ही इसका एक खतरनाक उल्टा भी है। आप डूम लूप की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली, डूम लूप। ये उन कंपनियों की कहानी है जो फ्लाईव्हील के उलट काम करती हैं। वो लगातार दिशा बदलती हैं। कैसे? कोई नई समस्या आई तो तुरंत कोई बड़ा नाटकीय कदम उठा लिया, बिना गहराई से सोचे। कोई नया ट्रेंड आया तो बिना सोचे समझे उस पे कूद पड़े, ये देखे बिना कि वो उनके हेजहॉग कॉन्सेप्ट से जुड़ता है या नहीं। और नतीजा? नतीजा निराशाजनक परिणाम, फिर और घबराहट, और ज्यादा रिएक्शन वाले फैसले, और फिर और बुरे नतीजे। ये एक नीचे जाने वाला विनाशकारी चक्र, मतलब डूम लूप बन जाता है। बाप रे। इसमें फोकस और अनुशासन की भारी कमी होती है और ये संगठन की सारी ऊर्जा खत्म कर देता है, भ्रम फैलाता है। ये तो बिल्कुल फ्लाईव्हील का डरावना जुड़वा भाई लगता है। फोकस और निरंतरता की कमी कितनी भारी पड़ सकती है। अच्छा, एक और चीज पर बात होती है, टेक्नोलॉजी। आजकल तो हर कोई एआई, बिग डेटा, हर चीज की बात कर रहा है। कॉलिन्स का इस पर क्या कहना है? क्या टेक्नोलॉजी महान बनाती है? देखिए, कॉलिन्स टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर कहते हैं। एक्सेलरेटर मतलब गति बढ़ाने वाला। ओके। उनका तर्क बहुत सीधा है। महान कंपनियां टेक्नोलॉजी के पीछे अंधी दौड़ नहीं लगाती। वो ये नहीं सोचती कि ओ ये नई टेक्नोलॉजी आई है, चलो इसे इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पड़ोसी कर रहा है या ये फैशन में है। तो फिर वो क्या करती हैं? वो पहले अपना हेजहॉग कॉन्सेप्ट समझती हैं, अपनी दिशा तय करती हैं, उनको पता होता है कि उन्हें कहाँ जाना है, और फिर उस दिशा में तेजी लाने के लिए, उसे एक्सेलरेट करने के लिए बहुत सोच समझकर सही टेक्नोलॉजी चुनती हैं। अच्छा। उनके लिए टेक्नोलॉजी कभी साध्य नहीं होती,
वो साधन होती है अपनी पहले से तय रणनीति को और प्रभावी ढंग से लागू करने का, फ्लाईव्हील को और तेज घुमाने का एक तरीका। मतलब तकनीक रणनीति का पीछा करती है, ना कि रणनीति तकनीक का। परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो बड़ा जरूरी पॉइंट है, खासकर आज के दौर में जहां हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है और फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। मतलब पहले दिशा तय करो, फिर उसे तेज करने के लिए सही औजार चुनो। खैर, इन सारे आइडियाज ने मिलकर इस किताब को जबरदस्त हिट बना दिया। सुनने में आया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की सीईओ काउंसिल के कई बड़े नामों ने इसे अब तक की सबसे अच्छी मैनेजमेंट बुक कहा है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा है। बिजनेस इनसाइडर बताता है कि सिटाडेल जैसे बड़े हेज फंड के अरबपति फाउंडर केन ग्रिफिन तो इसे लीडरशिप और टीम बनाने के लिए मतलब एसेंशियल रीडिंग मानते हैं। वाह। इसमें कोई शक नहीं कि इस किताब ने बिजनेस की दुनिया में सोचने का तरीका बदला है। इसके कॉन्सेप्ट्स जैसे पहले कौन फिर क्या या लेवल 5 लीडरशिप इतने यादगार और समझने में आसान है कि ये लोगों के दिमाग में बैठ गए। शायद यही इसकी लोकप्रियता का बड़ा राज है। बिल्कुल, ये सुनने में बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जरूर। इतनी तारीफ के साथ साथ गुड टू ग्रेट पर कुछ गंभीर सवाल भी उठाए गए। हमें उन पर भी नजर डालनी चाहिए ताकि पूरी तस्वीर साफ हो, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी है। क्रिटिकल नजरिए से देखना भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रभावशाली विचार को आंख बंद करके मान लेना ठीक नहीं। तो पहली और शायद सबसे बड़ी आलोचना है इसके महानता को मापने के तरीके पर। हाँ, वो स्टॉक मार्केट वाला पॉइंट। एग्जैक्टली। किताब ने कंपनियों को ग्रेट कहने के लिए पिछले 15 सालों के शेयर बाजार के रिटर्न को मुख्य आधार बनाया। आलोचक पूछते हैं कि क्या सिर्फ पैसा कमाना ही महानता है? ग्राहक कितने खुश हैं, कर्मचारी कितने संतुष्ट और विकसित हो रहे हैं, समाज पर क्या असर पड़ रहा है, क्या ये चीजें मायने नहीं रखती? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। सिर्फ स्टॉक मार्केट के आंकड़ों पर फोकस करना तस्वीर को बहुत सीमित कर देता है। महानता के और भी तो पैमाने हो सकते हैं, है ना? हाँ। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है, जैसा कई स्रोतों ने, विकिपीडिया और दूसरों ने भी पॉइंट आउट किया है, कि जिन 11 ग्रेट कंपनियों का जिक्र किताब में है, हाँ। उनमें से कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर सर्किट सिटी और वित्तीय सेवा कंपनी फैनी में किताब छपने के कुछ सालों बाद ही बुरी तरह लड़खड़ा गईं या दिवालियां हो गईं। अरे सच में? हाँ। इससे पूरी रिसर्च और महानता की परिभाषा पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या वो वाकई महान थीं या बस एक अच्छे दौर से गुजर रही थीं? क्या वो महानता टिकाऊ थी? ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मतलब जिन कंपनियों को महान बताया वो बाद में फेल हो गई। अच्छा, एक और आलोचना है सर्वाइवरशिप बायस की। ये क्या चीज है? सर्वाइवरशिप बायस, इसका मोटा मोटा मतलब है कि हम सिर्फ सफल हुई चीजों या लोगों, सर्वाइवर्स को देखकर नियम बनाते हैं और उन असफल लोगों या कंपनियों को भूल जाते हैं जिन्होंने शायद वही तरीके अपनाए हों पर कामयाब नहीं हुए। अच्छा, उदाहरण से समझाएंगे? बिल्कुल। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए 100 लोगों ने एक जैसा बिजनेस शुरू किया और सब ने वही गुड टू ग्रेट वाले सिद्धांत अपनाए। उनमें से 10 सफल हो गए, 90 असफल। अगर आप सिर्फ उन 10 सफल लोगों को स्टडी करेंगे तो आप कहेंगे वाह, ये सिद्धांत तो काम करते हैं। हाँ, लॉजिकल लगता है। लेकिन आप उन 90 लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं जिन्होंने वही सिद्धांत अपनाए पर फिर भी फेल हो गए। हो सकता है सफलता का कारण कुछ और हो, टाइमिंग अच्छी थी, किस्मत साथ दे गई या कुछ और। सिर्फ बचे हुए सर्वाइवर्स को देखकर निष्कर्ष निकालना रिसर्च की एक जानी मानी कमी है। हो सकता है असफल कंपनियों में भी लेवल 5 लीडर रहे हों या उन्होंने भी हेजॉग कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया हो। यानी ये देखना भी जरूरी है कि जो फेल हुए उन्होंने क्या किया था। ये तो सोचने वाली बात है। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि किताब एक तरह का वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला देती है, जैसे कि यही सिद्धांत हर कंपनी, हर इंडस्ट्री, हर देश, हर समय में काम करेंगे। क्या ये मुमकिन है? ये एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट बहुत मायने रखता है। सही। एक छोटी सी नई कंपनी मतलब स्टार्टअप की चुनौतियां एक सदियों पुरानी बड़ी कंपनी से बिल्कुल अलग होती हैं। टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जो काम करता है जरूरी नहीं कि वो रिटेल या मैन्युफैक्चरिंग में भी करे, है ना? बिल्कुल। बाजार कैसा है, आर्थिक माहौल कैसा है, कंपनी की अपनी संस्कृति कैसी है, ये सब चीजें तय करती है कि कौन सी रणनीति काम करेगी और कौन सी नहीं। गुड टू ग्रेट के सिद्धांत प्रेरणादायक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें हर जगह आंख बंद करके लागू नहीं किया जा सकता।
और आखिर में रिसर्च के तरीके पर भी कुछ सवाल हैं। आपने बताया था हेलो इफेक्ट और कारण कार्य संबंध, मतलब कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन। हाँ, हेलो इफेक्ट का मतलब है कि जब हमें पता चलता है कि कोई कंपनी बहुत सफल है, जैसे उसका स्टॉक प्राइस बहुत बढ़ गया, तो हम उसकी हर चीज को अच्छा मानने लगते हैं। उसका लीडर भी ब्रिलियंट, उसकी संस्कृति भी कमाल, उसके फैसले भी एकदम सही। हम सफलता की चमक में बाकी चीजें भी चमकीली देखने लगते हैं, चाहे वो वैसी हो या ना हो। अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव बायस आ जाता है। बिल्कुल। और कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन का मतलब है कि दो चीजों का एक साथ होना, कोरिलेशन, ये साबित नहीं करता कि एक चीज दूसरी का कारण, कॉजेशन है। हो सकता है जिन कंपनियों में लेवल 5 लीडर थे वो सफल हुई, पर क्या लेवल 5 लीडरशिप के कारण वो सफल हुई, या सफलता के कारण वैसे लीडर उभर पाए या टिक पाए, या हो सकता है दोनों किसी तीसरी वजह, जैसे अच्छी इंडस्ट्री में होना या सही टाइमिंग से हुए हों। तो ये पक्का नहीं है कि किताब में बताई गई चीजें ही सफलता का असली कारण थीं। किताब सह संबंध तो दिखाती है, मजबूत पैटर्न दिखाती है, पर क्या वही एकमात्र कारण थे, ये सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, जैसा आलोचक बताते हैं। हो सकता है वो सफलता के लक्षण हो, कारण नहीं। तो इन सब बातों को समेटे तो क्या कह सकते हैं? एक तरफ तो गुड टू ग्रेट में कमाल के याद रहने वाले आइडियाज हैं, लेवल 5 लीडरशिप, हेजहॉग, फ्लाईव्हील, ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस कैसे हासिल की जाए। हाँ, अनुशासन, फोकस, सही लोग, ये बातें तो शायद हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है। बिल्कुल। इस किताब की सबसे बड़ी ताकत इसके सरल, शक्तिशाली और यादगार कॉन्सेप्ट्स हैं। ये लीडर्स को एक ढांचा देते हैं सोचने के लिए। इसने यकीनन हजारों कंपनियों और लीडर्स को प्रेरित किया है बेहतर बनने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी तरफ इसकी सीमाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। इसे बिजनेस का कोई अंतिम सत्य या हर मर्ज की दवा नहीं मानना चाहिए। सही। कॉन्टेक्स्ट हमेशा महत्वपूर्ण होता है, और महानता की परिभाषा सिर्फ वित्तीय सफलता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तो सावधानी यही रखनी है कि इन सिद्धांतों को अपने हालात, अपनी कंपनी के संदर्भ में देखना होगा, क्रिटिकली सोचना होगा, और शायद महानता को सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि कर्मचारियों की खुशी, ग्राहकों की संतुष्टि और समाज पर पड़ने वाले असर से भी मापना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता के कई आयाम होते हैं, और टिकाऊ महानता सिर्फ शेयर की कीमत से नहीं आकी जा सकती। गुड टू ग्रेट एक जरूरी बातचीत शुरू करती है, पर जवाब हमें अपने संदर्भ में खुद ढूंढने होंगे। तो ये थी हमारी जिम कॉलिंस की गुड टू ग्रेट पर एक गहरी पड़ताल, इसके दमदार विचार, इसकी लोकप्रियता और इस पर उठे कुछ जरूरी सवाल। यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, ये किताब महान कंपनियों के बनने की बात करती है, पर क्या यही सिद्धांत, जैसे लेवल 5 लीडरशिप वाली विनम्रता और दृढ़ता, अपना व्यक्तिगत हेजहॉग कॉन्सेप्ट ढूंढना, यानी आप किस में बेस्ट हो सकते हैं, आपको क्या आर्थिक सुरक्षा देता है और आपका जुनून क्या है, और अपने जीवन में एक फ्लाईव्हील इफेक्ट बनाना, छोटे लगातार सही कदम उठाते रहना, क्या ये सब एक व्यक्ति को गुड से ग्रेट बनाने में भी उतने ही कारगर हो सकते हैं? किसी इंसान की जिंदगी में फ्लाईव्हील कैसा दिखेगा? वाह, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा, है ना? वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन पर भी लागू होते हैं? बहुत दिलचस्प। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।